सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है एंड ये आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जितने भी स्टेप्स हैं रिप्रोडक्शन के उसको हम ब्रेक करके 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 10 में आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है। हमारा क्लास 10 का चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट। उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पढ़ा है। इसके साथ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स का पढ़ा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का भी हमने बेसिक नॉलेज ले रखा है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं ये 3 सब टॉपिक। हमारा पहला सब टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रॉडली हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सेकेंड सब टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी आपने पढ़ा हुआ था ना क्लास 10 में, उससे थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के क्लास में हम ये 3 सब टॉपिक्स को अच्छे से समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की एंड स्पेशली इन ह्यूमंस, हमें पता है दैट ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हम मैमल्स के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट ऑल द मैमल्स दे आर विविपेरस इन नेचर। आपने ये पहले भी पढ़ रखा होगा। ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, जो कि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स। फिर उस एग को वो वार्म देते हैं और अल्टीमेटली जब वो एग हैच करता है तो उसमें से उनका यंग वन निकल के आता है। वेयर एज जब हम बात करते हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की, वो दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस इन नेचर। इसके अलावा in case of human being the reproduction is sexual. Sexual reproduction मतलब 2 पेरेंट होंगे हमारे, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। बोथ आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर ओन गैमेट्स एंड उस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से हमें मिलेगा न्यू ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज इंटरनल। इंटरनल मतलब द गैमेट्स विल फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड द न्यू बॉर्न बेबी विल बी डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी अबाउट द स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इसके अगर हम स्टेप्स को देखें तो ब्रॉडली हम इनको इतने स्टेप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है गैमेटोजेनेसिस। What do you mean by gametogenesis? It is the process of forming gametes. ठीक है, आपको पता होगा कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमारे पास 2 पेरेंट होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। एंड दोनों ही पेरेंट क्या करते हैं, अपना अपना गैमेट बनाते हैं। उस गैमेट पे वो अपने सारे इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो हमें अपना न्यू ऑफस्प्रिंग मिलेगा। So that process of formation of gamete inside the body of the individual, male and female, is called as gametogenesis. So the second step of reproduction is insemination. And इस step में हम क्या करते हैं, we are going to transfer the male gamete inside the female body. ऐसा क्यों? Because the fertilization in this case is internal. That is why the male gamete will be traveling into the female body to ultimately reach the female gamete and fuse with it. हमारा third step is fertilization. और ये हमें बहुत अच्छे से पता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, वी गेट द जाइगोट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इम्प्लांटेशन। अब एक बार जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड, वो क्या करता है, वो रिपीटेडली डिवाइड करता जाता है, क्योंकि हमें भी पता है वो एक सिंगल सेल जो होता है ना जाइगोट, वही डिवाइड कर करके एक एंटायर न्यू बेबी को बना लेता है। तो दैट जाइगोट विल स्टार्ट रिपीटेडली डिवाइडिंग, और जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज में आ जाता है ना, 8 to 16 सेल स्टेज, उस वक्त क्या होता है, वो जो हमारा जाइगोट है उसका नाम हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और वो जाके अटैच कर लेता है अपने आप को कहाँ, इन द वॉल ऑफ यूटरस। यूटरस जो है, जिसको कि हम वुम भी बोलते हैं, वहीं पे तो चाइल्ड इज डेवलपिंग। तो अल्टीमेटली जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसको हमारे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन से जाके यूटरस में अपने आप को इम्प्लांट करना है, सो दैट जो नेक्स्ट के 9 मंथ्स होंगे वहाँ पे यूटरस में दैट पर्टिकुलर फीटस कैन ग्रो एंड डेवलप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जेस्टेशन पीरियड और द प्रेगनेंसी पीरियड। अब इम्प्लांटेशन हो गया, हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटरस के वॉल में जाके इम्प्लांट हो गया, अटैच हो गया, उसने अपना प्लेसेंटा भी बना लिया, जिससे कि उसको नरिशमेंट मिल रहा है, फूड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब क्या होगा, अब वो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो कंप्लीटली ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, फिर वो फीटस फॉर्म करेगा, फिर एक फुल्ली ग्रोन न्यू बेबी की तरह वो डेवलप होके रेडी हो जाएगा। तो वो जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी। एंड ये जो जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी होता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है।
ह्यूमन बीइंग के केस में दिस जेस्टेशन पीरियड इज जनरली फॉर 9 months. हमारा नेक्स्ट स्टेप है पार्चुरेशन. इसमें क्या होता है, द चाइल्ड, द फुल्ली ग्रोन चाइल्ड इज कमिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ लेबर होता है, या फिर हम उसको ऑपरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिजेरियन, बट दैट एंटायर फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. एंड अल्टीमेटली आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न, उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, पोस्ट बर्थ केयर, जिसमें कि द मदर इज गोइंग टू प्रोवाइड मिल्क टू द चाइल्ड. एंड ये मदर्स मिल्क क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे आपके एंटीबॉडीज होते हैं जो उस चाइल्ड की इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट है हमारा अ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके साथ साथ हम इसको गोनैड भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये वही वाला ऑर्गन है जहाँ पे हमारे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये गैमेट बनाता है. इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है. तो जब भी आप गोनैड्स की बात कर लो ना, टेस्टिस एज वेल एज ओवरी, इनके डुअल फंक्शन होते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज दैट दे विल बी प्रोड्यूसिंग द गैमेट, एंड सेकंड फंक्शन इज दैट दे विल बी रिलीजिंग द हॉर्मोन्स. एंड द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द एक्सेसरी डक्ट्स. जब भी हम डक्ट्स की बात करते हैं, डक्ट्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अगर आप ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो तो इसमें आपको दिखेगा कुछ छोटे छोटे राउंड शेप्ड ऑर्गन्स हैं. इसके अलावा आप देखोगे कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको कि हम डक्ट्स बोलते हैं. और उसके अलावा आप देखोगे कुछ ग्लैंड्स भी हैं. ग्लैंड्स क्या हैं? ग्लैंड्स वो ऑर्गन हैं जो कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं, राइट. एंड इसके बाद इन द एंड वी आर हैविंग पेनिस विच इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. कॉपुलेटरी ऑर्गन हम किसको बोलते हैं? वो ऑर्गन जो इंटरकोर्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज कॉल्ड एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन. ओके, तो अब हम समझेंगे टेस्टिस को, क्योंकि टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. टेस्टिस का लोकेशन कहाँ है? इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है वो. फीमेल के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो बॉडी कैविटी के अंदर है, बट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्चुअली लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी. और टेस्टिस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. ओके, एंड ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रोटम जो है वो क्या करता है, वो अपना टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के हिसाब से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस रखता है, एंड दैट टेम्परेचर इज वेरी एडिक्वेट फॉर द टेस्टिस टू फॉर्म द स्पर्म्स. तो इसलिए टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम. टेस्टिस का अगर आप डायमेंशन देख लो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओवल इन शेप, राउंड नहीं है. इट इज 4 to 5 cm लॉन्ग एंड इट इज 2 to 3 cm वाइड. आप याद करो तो क्लास 10 में आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन था कि टेस्टिस क्या है और टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है. आपके लिए जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो है टेस्टिस के अंदर क्या है, ठीक है, और एग्जैक्टली टेस्टिस के अंदर कहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है. सो अब हम देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है. बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, अराउंड 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है. अब इन लोब्यूल्स के अंदर ईच लोब्यूल विल बी कंटेनिंग अराउंड 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल. और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है, यही है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूबल को देखो, अगर आप यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबल के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो ना, आपको इसके अंदर की तरफ 2 टाइप ऑफ सेल दिखेंगे. आपको यहाँ पे दिखेगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको कि हम बोलते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा स्पर्मेटोजोआ जिसको कि हम बोलते हैं जो आपका प्राइमरी मेल जर्म सेल, क्योंकि इसी में से स्पर्मेटोजोआ से ही अल्टीमेटली हमारे स्पर्म सेल बनते हैं. इसी के साथ साथ आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल के इनर लाइनिंग में सर्टोली सेल्स भी दिख जाएंगे, ठीक है. सर्टोली सेल्स को हम नरिशमेंट सेल्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स ही स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे सो दैट अल्टीमेटली दे कैन डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्म सेल्स. एंड उसी तरह सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है ये आपका, इसके बाहर की तरफ भी आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे जिनको हम बुलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स. इंटरस्टिशियल हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में ये लोकेटेड होते हैं, बीच में, ठीक है. तो इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल. इसके अलावा ये लेडिक सेल्स हैं और इनका क्या काम है, जब भी इनको अपना अप्रोप्रिएट हार्मोन मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये बहुत सारे एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे. एंड्रोजन को हम टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं. ये प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स के केस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ मेल्स, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ बियर्ड इन द फेस, होर्सनिंग ऑफ द वॉइस, वाइडनिंग ऑफ द शोल्डर. ये जो भी सारे सेकेंडरी चेंजेस होते हैं ना, वो एंड्रोजेंस की वजह से होते हैं.
तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्टिकुलर डिसेंट। तो आपको पता है कि टेस्टिस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्क्रोटम। बट जब एक फीटस डेवलप कर रहा होता है, जब एक मेल फीटस मदर्स वूम में डेवलप कर रहा होता है, तब उसके जो टेस्टिस होते हैं ना वो उसके एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं। एंड एक बार वो प्रॉपरली फॉर्म हो जाए उसके बाद वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके नीचे उतर के वो दे गेट इनटू द स्क्रोटम, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये कब होता है, ये फीटल स्टेज में होता है, जब एक चाइल्ड अपने मदर्स वूम में होता है। टेस्टिस जो है वो क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में बन रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में इट इज ग्रोइंग, इट इज मैच्योरिंग, तो उसमें क्या होगा, इट इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्विनल कैनल एंड इट डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम थ्रू द लिगामेंट कॉल्ड एज गुबर्नाकुलम, राइट। तो ये जो आपका टेस्टिस हो गया विच इज डेवलपिंग इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज अटैच्ड विद द एब्डोमिनल वॉल थ्रू द इंग्विनल कैनल एंड एक बार वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए एंड इट इज रेडी टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, हाउ विल इट डिसेंड, विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट कॉल्ड एज गुबर्नाकुलम। But you will also see that in some cases this testis is not able to descend down into the scrotum and उन cases में those particular males will be sterile. Sterile का मतलब क्या होगा, that they will not be able to reproduce. और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, we call it as cryptorchidism. We call it as cryptorchidism. तो जिन मेल्स के केस में द टेस्टिस हैज डेवलप्ड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बट इट हैज नॉट बीन एबल टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, उनके केस में क्या होगा, दे विल बी सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड एज क्रिप्टोचिडिज्म एंड दोज मेल्स विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। इसके बाद अगर आप टेस्टिस को देखो तो टेस्टिस इज एक्चुअली सराउंडेड बाय वेरी थिक मस्कुलर लेयर, 3 मस्कुलर लेयर होते हैं उसके चारों तरफ। यू हैव द आउटर ट्यूनिका वैस्कुलोसा, द मिडिल ट्यूनिका एल्बुगिनिया एंड द इनर मोस्ट ट्यूनिका वजाइनालिस। ये जो तीनों नाम है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट कभी कभी नीट के क्वेश्चंस में दे डू आस्क अबाउट इट, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि टेस्टिस जो है वो थिक मस्कुलर लेयर से कवर्ड है एंड 3 लेयर के मसल उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेल एक्सेसरी डक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डक्ट मतलब ट्यूब। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा बहुत सारे ट्यूब्स हैं। टेस्टिस क्या था, वो एक ओवल ऑर्गन था जो हमने देखा था एंड इट इज़ अ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे कि स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो उसको भी अगर आप देखो तो वो क्या है, वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक बार स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबल में फॉर्म हो गए उसके बाद भी दे विल हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे टू मूव आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मेल। तो वो जो एकदम लॉन्ग पाथ उसको कवर करना है ना, वो जिस पाइप या जिस डक्ट से करेगा उन सारे डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट। और ये एक सीरीज में होते हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहले जब सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म रेडी होकर निकलता है इट विल गो इनटू द रेटेटेस्टिस। इसके बाद यू हैव द वास एफरेंशिया, देन यू हैव द एपिडिडाइमिस एंड फाइनली वी हैव द वास डेफरेंस। तो क्लास 10 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा वास डेफरेंस के बारे में और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो सकता है एपिडिडाइमिस के बारे में, बट ये जो 2 अलग एक्सेसरी डक्ट है ये इनका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो रेटेटेस्टिस और वास एफरेंशिया क्या है आप देख सकते हो इस डायग्राम में। जब सेमिनिफेरस ट्यूबल में स्पर्म बन के रेडी हो गया सबसे पहले इट इज एंटरिंग इनटू द रेटेटेस्टिस, राइट। सो द डक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द सेमिनिफेरस ट्यूबल इज रेटेटेस्टिस। इसके बाद ये रेटेटेस्टिस कहाँ पे ओपन होता है, वास एफरेंशिया में। यहाँ से ऊपर की तरफ होते होते आप देख सकते हो इट इज वास एफरेंशिया। इसके बाद क्या होता है, ये डक्ट आगे बढ़ता है, इसके बाद क्या होता है, ये डक्ट आगे बढ़ता है एंड इट फोल्ड्स इनटू द एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस जब तक आता है तो ये डक्ट क्या है, ये टेस्टिस के बाहर आ चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस के अंदर आपको कौन से 2 डक्ट मिलेंगे, देन दैट इज योर रेटेटेस्टिस एंड वास एफरेंशिया। और टेस्टिस के आपको पोस्टीरियर रीजन में क्या मिलेगा, नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द एपिडिडाइमिस। और इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ उठ रहा है इट विल अल्टीमेटली जॉइन इन द वास डेफरेंस। तो क्लियर है, ये हो गया आपके 4 मेल एक्सेसरी डक्ट। और ये जो वास डेफरेंस है अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इट विल जॉइन द इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डेफरेंस जो है वो कैरी कर रहा है स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। इसके अलावा अभी हम आगे देखेंगे दैट सेमिनल वेसिकल जो है ये ग्लैंड है एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर दे विल बी जॉइनिंग टुगेदर एट द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कहाँ पे जाके ओपन होगा, इट विल ओपन इन द यूरेथ्रा। फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं है, दे हैव सेपरेट पैसेज फॉर यूरिन एंड दे हैव अ सेपरेट पैसेज फॉर द बर्थ कैनल। बट मेल के केस में आप देखोगे दैट दे हैव द सेम पैसेज फॉर रिलीजिंग द सेमेन एज वेल एज फॉर रिलीजिंग द यूरिन एंड दैट इज द यूरेथ्रा।
अब हम देखेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स जैसे कि आपको पता है वो ऑर्गन होते हैं जो कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो आपके मेल एसेसरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। यू हैव द सेमिनल वेसिकल, एंड ये तीनों के तीनों ग्लैंड ना आपको पेयर में मिलेंगी। अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसी में आप देख सकते हो तीनों के तीनों ग्लैंड को, राइट। सबसे ऊपर ये जो बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है दैट इज योर सेमिनल वेसिकल, ये सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। इसके बाद आप देख सकते हो जो नेक्स्ट टू द सेमिनल वेसिकल यू आर हैविंग द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे बहुत सारे मेल के केस में जब वो व्हेन दे आर टर्निंग ओल्ड लाइक बियॉन्ड 40, उनके केस में दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। उस केस में डॉक्टर भी क्या बोलता है, टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ग्लैंड फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड सबसे नीचे वी हैव द टाइनी ग्लैंड विच इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है आपका कॉपर्स ग्लैंड। एंड ये तीनों के तीनों ग्लैंड क्या करते हैं, ये अपना अपना फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, एंड टुगेदर कलेक्टिवली दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ सेमिनल प्लाज्मा। और ये सेमिनल प्लाज्मा क्या है, इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड एंड सम अदर एंजाइम्स। और ये सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म को नरिशमेंट देता है व्हेन इट इज लीविंग द बॉडी ऑफ द मेल, क्योंकि अगेन द स्पर्म विल हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट इज एबल टू फर्टिलाइज। ठीक है, तो उस पूरे ड्यूरेशन में ये सेमिनल प्लाज्मा क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट देता है, एनर्जी देता है। इसके अलावा द यूरेथ्रा डायरेक्टली रिसीव्स द डक्ट्स फ्रॉम प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इससे पहले हमने देखा था कि वास डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, ये दोनों ही अपना जो भी सिक्रीशन था वो किस में भेजते थे, इजैकुलेटरी डक्ट में भेजते थे। एंड इजैकुलेटरी डक्ट जाके किसके साथ अटैच होता था, यूरेथ्रा के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाकी के दो आपके ग्लैंड है ना, विच इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली यूरेथ्रा के पास सेंड करते हैं। तो अल्टीमेटली जब यूरेथ्रा से आपका सेमेन निकल रहा होता है, सेमेन क्या है, सेमेन इज अ मिक्सचर ऑफ दिस सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म। ठीक है, तो जब ये सेमेन बॉडी से रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द यूरेथ्रा के पास सब कुछ कंबाइनली पहुंच ही जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू एंड अपने इंडिविजुअल डक्ट के थ्रू। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्पर्म विच इज प्रोड्यूस्ड इज गोइंग टू एग्जिट द बॉडी ऑफ द मेल। अब हम देख लेते हैं जो लास्ट ऑर्गन है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, विच इज योर पेनिस। इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल जेनिटैलिया। जेनिटैलिया आप किसको बोलते हैं, द जेनाइटल ऑर्गन्स, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं जेनिटैलिया। एंड मेल के केस में द एक्सटर्नल जेनिटैलिया इज योर पेनिस। इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। कॉपुलेटरी मतलब द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज, एंड व्हेन द स्पॉन्जी टिश्यूज गेट फिल्ड विथ ब्लड द पेनिस गेट इरेक्ट, एंड दिस विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। इसके अलावा द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंस पेनिस। ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लैंस पेनिस, एंड इट इज कवर्ड बाय द फोरस्किन और द प्रेप्यूस। एंड इसके अलावा द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा यू विल ऑल्सो फाइंड इट इन दिस रीजन ऑफ द पेनिस दैट इज द ग्लैंस पेनिस। तो अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड जिस तरह से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स दिखे थे उसी तरह इसमें भी आपको कुछ सिमिलर पार्ट्स ही दिखेंगे। सबसे पहले यू हैव अ प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि हम फीमेल गोनैड भी बोलते हैं, जो कि है आपका ओवरी। ये भी एक पेयर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद वी हैव द ट्यूब विच इज योर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, जो कि ज्वाइन करता है आपके ओवरीज को विथ योर यूटेरस। इसके बाद वी हैव द यूटेरस और द वोम, ये वो जगह है जहाँ पे द चाइल्ड विल बी डेवलपिंग, ग्रोइंग। एंड इसके बाद वी हैव द सर्विक्स एंड वजाइना, टुगेदर व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म द बर्थ कैनल, जिसके थ्रू द चाइल्ड इज pushed out of the body of the female. Next we have the female external genitalia, which includes a total of 5 different parts. And lastly we have a pair of mammary gland. Mammary gland is going to be a characteristic of every mammal. Mammals are going to give birth to the young ones, matlab viviparous, and mammals matlab the female will be having a pair of mammary gland. के अलावा the oviduct, uterus and vagina together what they make up the female accessory duct. तो डक्ट मतलब ऑल द ट्यूब लाइक पार्ट्स। तो इसमें भी आप देख सकते हो दिस इज अ राउंड ऑर्गन जो कि आपका ओवरी। इसके बाद जितने भी आपके ट्यूब लाइक पार्ट हो गए उन सबको टुगेदर वी कॉल देम एज द फीमेल एसेसरी डक्ट। Okay, so talking about ovaries, which are the primary female reproductive organ, female gonad भी बोलते हैं हम इनको। एंड ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल अगेन फॉर 2 वर्क, जो कि मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था। एक है द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम, एंड नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। फीमेल के केस में व्हाट आर द 2 हार्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो ईस्ट्रोजन है ना, इसका स्पेलिंग कभी कभी ई भी लिखते हैं, कभी कभी ओ ई भी लिखते हैं, बट इट मीन्स द सेम। ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन कौन बनाता है, आपका ओवरी बनाता है। ओवरी के अगर आप डायमेंशन देखो तो 2 to 4 cm लॉन्ग है, एंड इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो
जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जैसे कि हमने देखा था, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटी। तो आपका ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी की अगर आप लेयर देखो तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी इज द थिन एपिथेलियम, उसको हम एपिथेलियम सेल्स बोलते हैं। उसके अंदर के सारे पार्ट को वी कॉल इट एज अ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा हो गया ना, वो उसको हम बोलते हैं द आउटर कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट हो गया उसको हम बोलते हैं इनर मेड्यूला। कुछ ऐसा सिमिलर सा आपने याद रखा होगा जब आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, है ना। किडनी के आउटर मोस्ट पार्ट को भी हम आउटर कॉर्टेक्स बोलते थे, इनर पार्ट को इनर मेड्यूला बोलते थे। तो इन अ सिमिलर वे ओवरी के केस में भी आपको दिखेगा, यू आर हैविंग द एक्सटर्नल एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम बोलते हैं हम उसको। अंदर के सारे पार्ट को वी कॉल इट एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को भी फर्दर भी क्लासिफाई एज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। के अलावा यू कैन सी देयर इज अ हाइलम प्रेजेंट इन द ओवरी। हाइलम क्या है? ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू आपके ओवरी में सारे नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स वो सब एंटर करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, तो अब हम देखेंगे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये जो आपका स्ट्रेच स्टार्ट होता है फ्रॉम नियर बाय योर ओवरी, इट इज नॉट जॉइंट। ये जो आपका पोर्शन स्टार्ट होता है ना फ्रॉम नियर योर ओवरी, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये जो फिम्बरी है आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ओवरी, दैट इज नॉट इन कनेक्शन, वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर है, राइट। तो फिम्बरी जो है यहाँ से लेके आपका यूट्रस तक जो एकदम तो ये जो फिम्बरी है यहाँ से लेके आपके यूट्रस तक जो आपका पाइप है, वी कॉल इट एज योर फैलोपियन ट्यूब। इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं हम। और इसके क्या है? 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट आपका ओवरी, इसके 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट आपके ओवरी के सबसे पास है, वी कॉल इट एज द इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का भी एकदम एक्सट्रीम पार्ट क्या है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह बनता है, एंड वी कॉल इट एज फिम्बरी। तो अभी हम देखेंगे ओवरी जो है वो हर महीने आफ्टर प्यूबर्टी एक ओवम रिलीज करेगा, मैच्योर ओवम। तो वो जो ओवम ओवरी रिलीज कर रहा है, उस ओवम को यूट्रस तक कैसे पहुंचाना है? दिस फिम्बरी इज द वन विच विल कैप्चर द ओवम। सबसे पहले ओवरी से रिलीज हुआ, फिम्बरी इज गोइंग टू कैप्चर इट, एंड उसके बाद वो अपने फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड मूवमेंट में जाता रहेगा। आपको याद होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा था द वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन का जो चैप्टर था, जिसमें वी स्टार्टेड एंड वी अंडरस्टूड अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट इनसाइड द बॉडी। तो उसमें से क्या था? सीलिएटेड मूवमेंट एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट था, और उसमें भी आप एग्जाम्पल में हमेशा याद रखते थे कि ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड मूवमेंट के थ्रू ही पास करता है। तो इस फैलोपियन ट्यूब का अगर आप डायमेंशन देखो, लेंथ इज अराउंड 10 to 12 cm लॉन्ग। आपका पार्ट नियरेस्ट टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम। इसके बाद जो आपको वाइडेस्ट पार्ट मिलता है, स्टर्निंग के पास जो आपको एकदम वाइडेस्ट पार्ट मिलेगा फैलोपियन ट्यूब का, वी कॉल इट एज द एम्प्यूला। एंड एंड में जो पार्ट विच इज कनेक्टेड विद द यूट्रस, यू कॉल इट एज द इस्थमस। एंड अगर आपको याद होगा तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा था आपका? एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन था, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, दैट वाज द एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं यूट्रस के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वुम्ब। दिस इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो फॉर द रिमेनिंग 9 months, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो व्हाट इज दिस यूट्रस? दिस इज अ इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन। अगर आप इसका शेप देखो तो इन्वर्टेड पियर की तरह दिखता है। ये हाईली इलास्टिक ऑर्गन होता है, क्योंकि दिस ऑर्गन नीड्स टू एक्सपैंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो दिस यूट्रस इज अ वेरी वेरी हाईली इलास्टिकेटेड ऑर्गन। इसके अलावा अगर आप देखो तो यूट्रस के 3 पार्ट्स हैं ब्रॉडली। अपर वाला पार्ट जो यहाँ पे है, दैट इज द फंडस। जिस तरह से आपका डायफ्राग्राम क्या करता था, आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता था, इसी तरह से आप देखना ये जो यूट्राइन फंडस है ना, ये आपके एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को सेपरेट करता है। तो सबसे पहले यू हैव दिस यूट्राइन फंडस। इसके बाद ये जो मिडिल पार्ट है, वी कॉल इट एज द बॉडी। इसके बाद ये जो मिडिल पार्ट है, वी कॉल इट एज द बॉडी। और सबसे नीचे के पार्ट में वी आर हैविंग द सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है वो आप बोल सकते हो कि यूट्रस का ही एक पार्ट है। अल्टीमेटली इट विल एक्सटेंड एंड ओपन अप इनटू द वजाइना। अब ये जो यूट्रस है, क्योंकि एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसमें द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप एंड वी नो दैट ये एक्सपैंड भी करता है, ठीक है। तो ये जो यूट्रस है, इसके 3 लेयर्स होते हैं। इसके जो वॉल है ना, इस वॉल के 3 लेयर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है, वी कॉल इट एज पेरीमेट्रियम, वो बहुत ही पतला सा लेयर है और इसका क्या काम है? इट इज अटैच्ड विद द बॉडी कैविटी। मिडिल लेयर जो होता है वो सबसे थिक लेयर होता है, उसमें बहुत सारा मसल्स होता है, वी कॉल इट एज मायोमेट्रियम। और यही वो लेयर है जो कि बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू बी मूविंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, ठीक है। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है हमारा, इट इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। ये ग्लैंडुलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑल्सो, क्योंकि यहीं पे ही आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेड होने वाला है, इम्प्लांटेशन होने वाला है।
और ये जो लेयर है ना आपका एंडोमेट्रियम, ये हर महीने अपने आप को रेडी करता है फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी, फॉर अ पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। एंड इन केस वो नहीं होता है देन वो पूरा का पूरा लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इज शेड फ्रॉम द बॉडी एंड वही होता है आपका मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेजर वॉल है आपके यूट्रस का, सबसे इनर मोस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट वॉल, दैट इज योर एंडोमेट्रियम। इसके बाद हम देखेंगे वजाइना विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी कैविटी। वजाइना और सर्विक्स जो है टुगेदर दे मेक अप द बर्थ कैनल एंड व्हेन एवर द चाइल्ड इज रेडी टू बी मूविंग आउट ऑफ द बॉडी, ये दोनों ही पैसेज एक साथ ओपन अप हो जाते हैं सो दैट द चाइल्ड कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर। वजाइना का जो लोकेशन है इट इज लोकेटेड बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द एनस, दोनों ओपनिंग के बीच में ये प्रेजेंट है। The lumen of vagina is again lined by a glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin's gland। तो अगर आपको पता होगा जनरली जो वजाइना है इसका एक pH होता है which is slightly acidic। आपका pH है वजाइना का 3.8 to 4.5। इसका क्या रीज़न है? It is an external opening of the body। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि देयर कैन बी जर्म्स, देयर कैन बी इन्फेक्शन। इनफैक्ट अगर आप देखो तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है इन केस ऑफ फीमेल। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा वजाइना जो है इसका पीएच नेचुरली क्या होता है, एसिडिक होता है। अब व्हेन यू आर यूजिंग सोप या कुछ भी अगर आपको कोई डिजीज़ भी है, इन केसेस में क्या होता है पीएच डिसबैलेंस हो जाता है एंड देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। बट अगर आप नॉर्मली देखो तो वजाइना का पीएच इज हाई, स्लाइटली एसिडिक। इसके अलावा ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी सिक्रीट करता है सम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिस तरह से आपके मेल के केस में कौन सिक्रीट कर रहा था, द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है मेल्स के केस में इट इज सिमिलर टू विच ग्लैंड इन फीमेल, दैट विल बी द बार्थोलिन्स ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। यू हैव द मॉन्स प्यूबिस, यू हैव लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो मॉन्स प्यूबिस जो है इट इज द टॉप मोस्ट फैटी लेयर विच इज सराउंडेड विद द by the pubic hair। इसके अलावा you have the labia majora and labia minora which are the skin folds surrounding the opening that is the vagina। Next we have the hymen जो कि एक thin membrane होता है which is partially covering the vaginal opening। and ये जो hymen होता है जनरली इसके अराउंड बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा इसको टबू की तरह देखते थे that in case a woman during the first night of marriage she is not bleeding, that means उसका हाइमेन पहले से रप्चर है and that means she is not virgin। बट ऐसा नहीं है। अगर आप हाइमेन की बात करो तो ये जो थिन मेम्ब्रेन है it is not just removed during the first intercourse। whenever a woman is involved in exercise or some vigorous activity, she is horse riding, she is playing sports, तो इस केसेस में भी आपका हाइमेन क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। इनफैक्ट आपको ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि आफ्टर इंटरकोर्स ऑल्सो द हाइमेन इज नॉट रप्चर्ड। देयरफॉर दिस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन कैन नॉट बी considered as an important indicator of virginity। Next we have the clitoris। it is a highly sensitive erectile organ which is lying just in front of the urethral opening। तो ये जो 5 parts हो गए, this together consists the female external genitalia। So lastly we have the mammary gland and this is a common characteristic which with every female mammal। mammary gland जो होता है आप देख सकते हो इधर डायग्राम में, इट इज़ अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ग्लैंडुलर क्यों? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होंगे, मिल्क भी सिक्रीट होगा, सो इट इज सपोज टू बी अ ग्लैंडुलर ऑर्गन। इसके अलावा इट हैज़ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज द अमाउंट ऑफ फैट एंड दिस अमाउंट ऑफ फैट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जो आपका मैमरी ग्लैंड हो गया ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे मैमरी लोब्स मिल जाएंगे। कितने मैमरी लोब? ईच मैमरी ग्लैंड विल हैव अराउंड 15 to 20 मैमरी लोब्स। और ये लोब्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? एल्वियोलाई मिलेंगे। इन मैमरी लोब्स के अंदर यू विल बी फाइंडिंग एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई ही वही स्ट्रक्चर है विच विल स्टार्ट सिक्रीटिंग द मिल्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द मैमरी ग्लैंड इज सिक्रीटिंग मिल्क, देन दैट विल बी योर एल्वियोलाई। ठीक है, एंड वंस द एल्वियोलाई हैव सिक्रीटेड द मिल्क, वो कैसे ट्रैवल होगा आउटसाइड द mammary gland? this is the pathway। सबसे पहले alveoli will secrete the milk and it will be sent to the mammary tubule। the mammary tubule will further carry it to the mammary duct। the mammary duct will further carry it to the mammary ampulla। ampulla जो है it's a wider portion। then we have the lactiferous duct, और ये lactiferous duct ही ultimately open होते हैं into the nipples। so this is how the milk which is produced in the alveoli moves out of the mammary gland। तो इसके साथ we are done with the male and female reproductive system and I have 3 questions for you जो कि बहुत easy होने वाले हैं। I'm pretty sure आप इनको easily answer कर सकते हो। Next class में when we start with the other 3 sub topics जो कि है आपका spermiogenesis, oogenesis and menstrual cycle। तो when we start with that I'll be quickly telling you the answer of all 3 questions।